ए धरती माई, तू कब मुस्कुराएगी हमारे लिए? रमेश की आंखें आसमान की ओर थी, मानो वह बादलों से हरियाली का एक टुकड़ा मांग रहा हो। थोड़ी देर रुककर रमेश घर की ओर चल दिया। दादाजी, आप बहुत थके हुए लग रहे हो। फिर से खेत में कुछ नहीं हुआ ना? उदासी नहीं है नेहा, बेबसी है बेटा, बेबसी। अब तो लगने लगा है कि एक सपना हमारा भी अधूरा ही रह जाएगा। कौन सा सपना दादाजी? अरे, हर किसान का एक ही तो सपना होता है बेटा, अपनी जमीन को फसल से भरते देखना। आप सही कह रहे हैं दादाजी। मैं तो सालों से हल चला रहा हूँ, लेकिन मेरी जमीन जैसे मुझसे रूठी हुई है। ना जाने ये मुसीबत भरा जीवन कब बदलेगा। उस रात रमेश चुपचाप खाट पर लेटा रहा, गहरी सोच में डूबा हुआ। अगली सुबह। दादाजी, आप इतनी सुबह? खेत पर जा रहा हूँ बेटा। यही तो बात मुझे आप में सबसे अच्छी लगती है दादाजी। आप हर शाम थक कर लौटते हो, मायूस होते हो, लेकिन अगली सुबह फिर वही जोश, फिर वही मेहनत। पर आज से आप अकेले नहीं जाओगे, मैं भी आपके साथ खेत चलूंगी दादाजी। रमेश कविता को लेकर खेत की ओर चल पड़ा। वे अब भी आधे रास्ते तक ही पहुंचे थे कि सामने गांव का साहूकार सोहन आ गया। अरे, रास्ता ही खराब हो गया। आज तो सारा दिन ही बेकार गया जो तेरे जैसे मनहूस की शक्ल देख ली। राम राम साहूकार जी, हमको मनहूस काहे कह रहे हैं? कम से कम हमारी पोती नेहा के सामने तो ऐसा मत कहिए। अरे बेवकूफ, सारा गांव तुझे मनहूस ही कहता है। उसी वक्त वहां गांव का महेश आ पहुंचा। अरे राम 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 राम। रमेश के मुंह क्यों लग रहा है सोहन? और क्यों रे रमेश, तुझसे कितनी बार कहा है, तुझ जैसे मनहूस परिवार को इस गांव में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। समझ में नहीं आता क्या? अरे क्या पता तेरी मनुष्यत सारे गांव में फैल जाए और सारे गांव वाले अपना खुशहाल जीवन खोकर तेरी तरह मुसीबत भरा जीवन जीने लगे तो क्या होगा? रमेश ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सका और खेत की ओर लौट गया। खेत में पहुंचकर रमेश बैठा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों से एक विचित्र पक्षी प्रकट हो गया। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। समझ लो कि मैं तुम्हारा भाग्य बदलने आया हूं। मेरी बात सुनो। अचानक पक्षी को प्रकट होता देख रमेश और कविता दोनों चौंक उठे। अरे, जल्दी से इस पक्षी से दूर हटो, दूर हटो बेटा, ना जाने कौन है यह। मैं जानता हूं कि तुम्हारी पीढ़ियां किस तरह से मुसीबत भरा जीवन जीती आ रही हैं। मेरी वापसी इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारा दुख भरा जीवन समाप्त होने वाला है। अरे, तुमने देखा बेटा, अचानक से रंग बिरंगी किरणों से वह पक्षी प्रकट हो गया था। हम तो उसको देखकर बहुत घबरा गए। एक तो हमारे खेत में अन्न का दाना नहीं उगता, ऊपर से वह पक्षी ना जाने कहां से आ गया। अगर यह बात गांव वालों को पता लग गई तो वह तो मेरे बारे में और भी बुरा सोचेंगे। पर दादाजी, ना जाने क्यों मुझे उस पक्षी की बातों में सच्चाई नजर आ रही है। तभी वही पक्षी प्रकट हो गया और रमेश से बोला, मुझसे भागने से कुछ नहीं होगा। आखिर कब तक सच्चाई से भागते रहोगे? क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि सारा गांव तुम्हारा मजाक उड़ाता है? अपने नहीं तो कम से कम अपनी पोती के बारे में तो सोचो। तुम्हारा जीवन तो कुछ वर्षों बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन नेहा के आगे तो पूरा जीवन पड़ा है। उसका विवाह कैसे होगा? कभी सोचा है तुमने? ऐसा क्यों है कि तुम्हारी पीढ़ियों में अब तक पुत्र ही जन्म लेते रहे हैं? वर्षों बाद तुम्हारे परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया है। मेरे परिवार के बारे में तुम इतना कैसे जानते हो? तुम्हें कैसे पता कि
वर्षों से हमारे खानदान में किसी लड़की ने जन्म नहीं लिया। हाँ, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन अभी तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता। सबसे पहले तुम्हें अपना भाग्य बदलना होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? कल तुम अपनी पोती के साथ अपने खेत में खुदाई करना। मैं तब फिर वहां प्रकट होऊंगा और बताऊंगा कि खेत के किस हिस्से में खुदाई करनी है। तुम्हारे खेत में वर्षों पुराना एक खजाना है जिसका बाहर आना अत्यंत आवश्यक है। जब तक वो खजाना बाहर नहीं निकलेगा तब तक तुम्हारे कुल पर पड़ा श्राप समाप्त नहीं होगा। इतना कहकर वह पक्षी गायब हो गया। दादाजी, वैसे भी सारा गांव हमें मनहूस की नजरों से देखता है। हो सकता है उस पक्षी की बातों में कोई सच्चाई हो। क्या पता जमीन के नीचे हमारे पुरखों का खजाना दबा हो और वो पक्षी हमें वही खजाना देना चाहता हो। अब लेकिन आखिर वो पक्षी हो कौन सकता है बेटा? और तूने देखा नहीं वो मनुष्यों की तरह बोल रहा था। इसमें तो कोई शक नहीं दादाजी कि वो एक मायावी पक्षी है, लेकिन सवाल ये है हमारे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं। ठीक है, ठीक है। अब तक मैं अन्न के लिए धरती का सीना चीरता था, परंतु अब खजाने के लिए धरती का सीना चीरूंगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अगले दिन दोपहर में रमेश अपनी पोती कविता के साथ खेत में चला गया। वहां फिर वही पक्षी प्रकट हो गया। इस जगह पर खुदाई करो। रमेश मेहनत से उस हिस्से की खुदाई करने लगे। उसी समय गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम राजू था वहां से गुजर रहा था। उसने पक्षी को इंसानी आवाज में बात करते और रमेश को खुदाई करते हुए देखा। वह पूरी तरह से चौंक गया। हे भगवान, यह पक्षी इंसान की आवाज में बात कर रहा है। रमेश इसकी आज्ञा भी मान रहा है। जरूर रमेश ने कोई जादू किया है। मुझे यह बात पूरे गांव में फैलानी होगी। राजू दौड़ता हुआ यह खबर हवेली भी लेकर गया। अच्छा, तो एक पक्षी उससे इंसान की आवाज में बात कर रहा है। रमेश को जमीन खोदने से रोकना चाहिए। क्या पता वो पूरे गांव को किसी बड़ी मुसीबत में डालना चाह रहा हो। अरे नहीं राजू, उसे जमीन खोदने दो उसे। अगर अभी हम वहां गए तो रमेश सतर्क हो जाएगा और फिर हम कभी नहीं जान पाएंगे कि असल में वो कर क्या रहा है। लेकिन हम चुपचाप उस पर नजर रखेंगे। हम भी तो देखें कि रमेश के खेत के नीचे आखिर ऐसा क्या दबा है जो वह अपनी पोती के साथ मिलकर खोद रहा है। और सुनो, गांव में सबसे कह दो कि जब तक मैं ना कहूं कोई भी रमेश के खेत में कदम नहीं रखेगा, और मैं, तुम और कुछ गांव वाले मिलकर चुपचाप उसके खेत पर नजर रखेंगे। समझ गए ना योजना? कुछ देर बाद सोहन, राजू और महेश दूर से खेत में छिपकर नजर रखने लगे। दादाजी, मुझे लग रहा है नीचे कुछ ठोस चीज है। उसे बाहर निकालो। यह जरूर कोई बक्सा होगा। बड़ी मेहनत से उसे बाहर निकाला। बक्सा सोने की मुद्राओं, हीरो मोतियों से भरा हुआ था। लगता है हमारे मुसीबत भरे दिन अब खत्म हो गए। उन्हें यह नहीं पता था कि यह दृश्य दूर से सोहन, राजू और महेश छिपकर देख रहे थे। अरे दादा रे दादा, ये रमेश तो वाकई में बहुत अमीर हो गया है। जरूर इसने काले जादू से इस पक्षी को सिद्ध किया है, तभी तो यह इंसानी आवाज में बोल रहा है। अरे सोहन, देखते क्या हो, चलो जल्दी से रमेश के खेत। तीनों भागते हुए खेत में पहुंच गए। उन्हें देखकर रमेश और कविता चौंक उठे। हाँ तो भाई मनहूस, अब सही से हो रहा है ना काला जादू? साहूकार जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कोई काला जादू नहीं किया। ना ना ना, तुम्हारी बात नहीं मान सकते। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे कारण पूरा गांव किसी संकट में पड़ जाए भाई। बस करो। रमेश निर्दोष है और उसकी पोती नेहा, उसे भी इस खजाने का पता
मैंने ही बताया था। रमेश, अब इस खजाने को सारे गांव में बांट दो। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने तो जिंदगी भर दुखी देखे हैं, अब जब सुख सामने है तो तुम कह रहे हो कि मैं इसे सबको बांट दूं। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? यह बहुत वर्षों पुरानी बात है, जब मैं इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार हुआ करता था। मेरी मित्रता राजा मधुसूदन से थी। एक दिन राजा मधुसूदन ने मुझे अपने महल में आमंत्रित किया। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था मेरे मित्र, आखिरकार तुम आ ही गए। ये तो आपका बड़प्पन है महाराज, वरना राजा महाराजा किसी का इंतजार नहीं करते। अच्छा चलो, और सुनाओ। तुमने संदेश में लिखा था कि तुम मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हो। महाराज, बात दरअसल ये है कि मेरे गांव में वर्षा नहीं होने की वजह से थोड़ा सा सूखा पड़ा हुआ है। गांव वाले बहुत विपत्ति में हैं। मैं अपने गांव की तरफ से आपके पास आया हूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारे गांव की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इतना कहकर राजा मधुसूदन ने अपने मंत्री की ओर इशारा किया और कहा, एक बक्से में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात भरकर लेकर आओ। मैं तो बस आपके पास थोड़ी सी सहायता के लिए आया था, लेकिन आपने तो पूरा खजाना ही दे दिया। मेरे मित्र, तुम भले ही राजा नहीं, लेकिन तुम्हारी सोच एकदम राजा की तरह है। जब तुम अपने गांव की भलाई के लिए मदद मांगने आए हो, तो मैं तुम्हें खाली हाथ कैसे भेज सकता था? यह सारा खजाना तुम्हारे गांव वालों के लिए है, ले जाओ। कर्ण मुस्कुराते हुए खजाने का बक्सा अपने गांव ले आया। वहां उसने अपनी पत्नी मीरा को पूरी घटना बताई। बक्से को देखकर कर्ण की पत्नी मीरा की आंखें भी फटी रह गई। तो क्या ये सारा खजाना तुम गांव वालों में बांट दोगे? हाँ, रास्ते में तो मैं भी यही सोच रहा था। तो फिर इसमें से थोड़ा सा खजाना अपने पास रख लेना। अरे, तुम थोड़ी की बात कर रही हो? मैं तो इस खजाने में से गांव वालों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहता। लेकिन गांव वालों को तो पता है कि तुम उनकी मदद के लिए राजा मधुसूदन के पास गए थे। वो तुमसे सवाल करेंगे, तब तुम क्या जवाब दोगे? अरे, तो कह दूंगा कि मधुसूदन ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया, और क्या। अगले दिन गांव का मुखिया किशोर कर्ण के पास आ पहुंचा। भाई कर्ण, हमारे गांव वाले वाकई में बहुत परेशान हैं। कल तुम राजा मधुसूदन से मिलने गए थे, तो क्या उन्होंने कोई सहायता भेजी है? अरे मुखिया जी, मैं क्या कहूं। मैं मित्र समझकर गया था, लेकिन वो तो पत्थर निकला। उसने मेरी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। मुखिया यह सुनकर निराश हो गया। तभी उसकी नजर कर्ण के घर में रखे एक बक्से पर पड़ी। वह तुरंत बक्से के पास गया और उसे खोल दिया। बक्से में इतना सारा धन देखकर वह कर्ण से बोला, कर्ण, इसमें तो ढेर सारा खजाना है, ये तुम कहां से लाए? अरे बकवास बंद करो मुखिया, कि कहां से लाए, क्या लाए? ये खजाना मुझे मेरे मित्र मधुसूदन ने नहीं दिया। ये खजाना मेरा है, मेरे पूर्वजों का है। आज ही मैंने इसे अपने गुप्त कक्ष से निकाला है, ताकि इसकी सफाई हो सके, समझे? वैसे तो तुम झूठ बोल रहे हो, और अगर मैं यह मान भी लूं कि यह खजाना तुम्हारा है, तब भी तुम इतने क्रूर निकलोगे, यह हमने कभी सोचा नहीं था। मुखिया चला गया और पूरे गांव में यह बात फैला दी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन कर्ण अपनी हवेली में बैठा था कि तभी उसकी पत्नी मीरा बोली, गांव वाले अब तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। मुझे लगता है हमें इस खजाने को छुपा देना चाहिए। हाँ, यह तुम सही कह रही हो। मैं एक काम करता हूं, सारे खजाने को अपने खेत में गाड़ देता हूं, और यह काम हम रात के अंधेरे में करेंगे, ताकि अगर मित्र मधुसूदन को जरा भी शक हो तो भी उसे खजाना हाथ ना लगे। कर्ण और उसकी पत्नी
रात के अंधेरे में खजाने को खेत में गाड़ आए। अगले दोपहर कर्ण का एक नौकर आया और उससे बोला, मालिक, सूचना मिली है कि कल महाराज मधुसूदन आपसे भेंट करने के लिए हवेली पधार रहे हैं। अरे अगर मधुसूदन आ गया तो उसे सच्चाई का पता चल जाएगा और मेरी मित्रता भी समाप्त हो जाएगी। तो फिर कुछ कीजिए। कल तक गांव में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। रात के अंधेरे में वह कुएं के पास गया और कुएं में जहर मिला दिया। अगले दिन गांव वाले रोज की तरह वहीं से पानी भरकर पीने लगे। दोपहर तक आधे गांव वाले तड़प तड़प कर मर चुके थे। कर्ण अपनी हवेली के बाहर खड़ा गर्व से देख रहा था। तभी वहां एक साधु आया और वह क्रोधित होकर कर्ण की ओर देखकर बोला, तू इतना बड़ा क्रूर निकलेगा, यह हमने कभी सोचा भी नहीं था। तूने इस गांव के खजाने पे नजर डाली और डर के मारे पूरे गांव को मौत के घाट उतार दिया। आपको ये कैसे पता? मुखिया किशोर अक्सर मुझसे जंगल में मिलने आया करता था, उसी ने मुझे सब कुछ बताया था। आज जब मुझे पता चला कि राजा मधुसूदन इस गांव में आ रहे हैं तो मैं सच बताने आया था। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अगले ही पल गांव में जो लोग तड़प रहे थे वे ठीक हो गए। जहर का असर तो समाप्त हो गया है, लेकिन तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू एक पक्षी में परिवर्तित हो जाएगा। यह शाप तभी समाप्त होगा जब तेरे वंश में एक कन्या जन्म लेगी। तब तुझे फिर से बोलने की शक्ति मिलेगी और तू अपनी जुबान से अपने पापों को सबके सामने स्वीकार करेगा। जो खजाना तूने जमीन में गाड़ा था वही तेरी पीढ़ी निकालेगी, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाएगी जब तक तेरे वंश की वो कन्या उस खजाने को गांव वालों को नहीं सौंप देती। तब तक तेरा श्राप समाप्त नहीं होगा। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और रंग बिरंगी किरणों से कर्ण एक पक्षी में परिवर्तित हो गया। आपने बहुत बुरा कार्य किया है। मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं ईश्वर से यही मांगूंगा कि आपको क्षमा मिले। यह खजाना मेरे किसी काम का नहीं है। मैं जानता हूं कि आपने और मैंने इसकी सजा भी भुगती है। ना जाने कितने वर्षों से मैं एक पक्षी के रूप में इस धरती पर भटक रहा हूं। रमेश की बात समाप्त होते ही आकाश से एक तेज रोशनी उतरी। पक्षी का शरीर फिर से इंसान के रूप में बदलने लगा। वह कर्ण था।